नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं बेथनी सी मोरो की किताब द बॉडी के बारे में। हमारे पास ना इसकी एक काफी अच्छी विस्तृत समीक्षा है। हाँ। तो इस बातचीत का मकसद यही है कि इस समीक्षा की मदद से समझें कि भाई ये किताब आखिर है किस बारे में, इसके गहरे मतलब क्या हैं और पढ़ने वालों को इसमें क्या खास लग सकता है या क्या शायद कमजोर लगे। बिल्कुल। तो पहली बात, ये एक सुपरनैचुरल हॉरर और थ्रिलर कहानी है, पर समीक्षा साफ कहती है ये सिर्फ भूत प्रेत वाली कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें धर्म का दबाव, पुराने मानसिक घाव, रिश्तों की उलझने, ये सब भारी मुद्दे भी हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी बात है। समीक्षा इसे महज एक डरावनी कहानी नहीं मानती। उसमें एक शब्द इस्तेमाल हुआ है, चर्चियानिटी हॉरर। अच्छा, दी क्या? इसका मतलब है कि कैसे कभी-कभी धार्मिक संस्थाएं, उनकी उम्मीदें, वो लोगों पर नियंत्रण और यहाँ तक कि मानसिक चोट का जरिया बन जाती हैं। ये उस तरह की आस्था पर सवाल उठाती है जो मतलब इंसान की अपनी सोच से ज्यादा संगठन के नियमों को ही सब कुछ मानती है। अच्छा, ये तो दिलचस्प मोड़ है शुरुआत में ही। तो कहानी की मुख्य पात्र है मेविस ड्वायर। समीक्षा बताती है कि वो एक ऐसे धार्मिक परिवार से आती हैं। हाँ, जिससे वो अब काफी दूर हो चुकी हैं, लेकिन उसकी छाप, वो असर तो है ही। हाँ, वो तो रहता ही है। और जिंदगी में काफी मुश्किलें झेल रही हैं। उन्हें लगता है कि वो चाहे कुछ भी कर लें, लोग और शायद उनका अपना मन भी हम्म। उन्हें पूरी तरह अपना नहीं पाता। हाँ, और इसमें एक और परत है। उन्हें अपने पति जेरॉड को खोने का डर भी मतलब लगातार सताता है। ओह, और इसी उथल-पुथल के बीच उनकी जिंदगी में एक ऐसी भयानक घटना होती है, जिसके बाद चीजें और ज्यादा, कहना चाहिए कि बिगड़ती और उलझती चली जाती हैं। अच्छा, समीक्षा कहती है कि यह घटना कहानी का एक टर्निंग पॉइंट है, एक मोड़। ठीक है। तो कहानी के प्लॉट पर थोड़ी और बात करते हैं, पर समीक्षा ने चिताया है कि ज्यादा डिटेल ठीक नहीं, स्पॉइलर हो सकते हैं, तो ऊपर ऊपर से ही देखते हैं। हाँ, बस इशारा काफी है। तो मेविस की मानसिक हालत, जैसा आपने कहा, शुरू से ही थोड़ी डामाडोल दिखाई गई है। वो खुद पर शक करती है, बेचैन रहती है। पुरानी जिंदगी और मौजूदा हालात का बोझ साफ दिखता है उस पर। और फिर वो घटना घटती है जिसके बाद उसे लगने लगता है कि उस पर हमले हो रहे हैं, अजीब से हमले। हाँ, अलौकिक लगते वो हमले। समीक्षा बताती है कि मेविस को ये शारीरिक और रूहानी मतलब दोनों लेवल पर महसूस होते हैं। दोनों लेवल पर। हाँ, उसे लगता है कोई बाहरी अनदेखी शक्ति है जो उसे जानबूझकर निशाना बना रही है। लेकिन यहीं पर कहानी और पेचीदा हो जाती है ना? हाँ। समीक्षा इस बात पर बहुत जोर देती है कि ये हमले सिर्फ बाहरी है या मेविस के अंदर भी कुछ। बिल्कुल, यही तो कहानी का सबसे बड़ा सस्पेंस है, जैसे समीक्षा बताती है। क्या ये वाकई कोई भूत प्रेत है, कोई शैतानी ताकत, या फिर ये मेविस की अपनी मानसिक अस्थिरता है? उसके पुराने गहरे सदमे, बचपन से जो धार्मिक दबाव पड़े, उनका नतीजा है। अच्छा। समीक्षा के अनुसार लेखक के सवाल का सीधा जवाब नहीं देते। ये धुंधला का, ये अनिश्चितता, यही कहानी को पकड़े रखती है। मतलब पाठक को खुद तय करना पड़ता है कि वो इसे कैसे देख रहा है। ये तो काफी अलग अनुभव होगा उन लोगों के लिए जिन्हें हॉरर में साफ साफ विलन चाहिए होता है। हाँ बिल्कुल, ये उस तरह की हॉरर नहीं है। समीक्षा बताती है कि डर सिर्फ अलौकिक घटनाओं से नहीं आ रहा, मैविस के रिश्ते जैसे, खासकर पति के साथ उसका जो तनाव भरा रिश्ता है, उसकी पुरानी धार्मिक मान्यताएं जो उसे कचोटती रहती हैं, समाज उससे क्या उम्मीद रखता है, ओ हाँ, ये सब मिलकर एक भयानक दबाव बनाते हैं। इसी को सोशल हॉरर कहते हैं। अच्छा, सोशल हॉरर। तो मैविस की लड़ाई सिर्फ किसी बाहरी दुश्मन से नहीं है, अपने अंदर के भूतों से भी है। उसे समझना है कि आखिर सच क्या है। तो अंत में कहानी सिर्फ डर तक सीमित नहीं रहती। नहीं, बिल्कुल नहीं। समीक्षा के मुताबिक कहानी डर, विश्वास, त्याग और अपनी पहचान बनाने की जद्दोजहद इन मुद्दों को बहुत गहराई से छूती है। ये महज एक हॉरर नॉवेल से आगे बढ़कर ये सवाल उठाती है कि असली नरक क्या है? क्या वो मरने के बाद की कोई जगह है, या वो हमारी इसी जिंदगी में, हमारे रिश्तों की कड़वाहट में और हमारे मन के अंदरूनी संघर्षों में भी छुपा हो सकता है? ये सवाल पाठक के जहन में रह जाता है। चलिए, अब उन मुख्य विषयों पर आते हैं जिन्हें समीक्षा ने खास तौर पर उभारा है। पहला और शायद सबसे अहम विषय है धार्मिक दबाव और संस्थागत आस्था। आपने चर्चियानिटी हॉरर का जिक्र किया था। समीक्षा कैसे देखती है इसे? समीक्षा काफी गहराई से बताती है कि किताब कैसे उन धार्मिक ढांचों पर, उन स्ट्रक्चर्स पर एक तरह की टिप्पणी है जो लोगों में अपराध बोध भरते हैं। हाँ, अपराध बोध। उन्हें खुद की आलोचना करने पर मजबूर करते हैं और व्यक्तिगत सोच पर नियंत्रण रखते हैं। ये सच्ची आध्यात्मिकता या निजी विश्वास से ज्यादा मतलब नियमों और रिवाजों पर जोर देने वाली व्यवस्था पर सवाल उठाती है। और मेविस के किरदार पर इसका क्या असर दिखता है? बहुत गहरा असर।
बहुत ज्यादा। समीक्षा के अनुसार उसके माता-पिता की उससे जो धार्मिक उम्मीदें थीं, जिस समुदाय में वो पली बड़ी, उसके जो नियम कायदे थे, वो सब मिलकर उसकी सोच और आत्म छवि को बनाते भी हैं और उसे बांधते भी हैं। वो उन उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाती, जिससे उसके अंदर लगातार एक कश्मकश चलती रहती है। सही बात है। अगर हम इसे बड़े पैमाने पर देखें तो ये दिखाता है कि जब संस्थागत धर्म व्यक्तिगत आजादी और सोच पर हावी हो जाता है तो वो कितना दमनकारी हो सकता है। ये सिर्फ मेविस की कहानी नहीं है। नहीं, एक बड़े सामाजिक मुद्दे की तरफ इशारा है, ऐसा समीक्षा मानती है। बिल्कुल। ठीक है। दूसरा अहम विषय जो समीक्षा में सामने आता है वो है मानसिक आघात या ट्रॉमा और नियंत्रण का मुद्दा। ये कैसे दिखाया गया है? समीक्षा बताती है कि मोरो ने बड़ी बारीकी से दिखाया है कि कैसे कोई सदमा, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक, किसी इंसान की खुद के बारे में राय, उसके आत्मविश्वास और उसके रिश्तों को तोड़कर रख सकता है। मेविस का किरदार लगातार खुद से ये सवाल पूछता नजर आता है, मैं क्या सही कर रही हूँ? ये एक लाइन उसके अंदर के गहरे संघर्ष, आत्मसंदेह और शायद पिछले किसी आघात के असर को दिखाती है। समीक्षा इस पहलू को कहानी की रीढ़ मानती है। और ये आघात सिर्फ उसे अकेले प्रभावित नहीं करता होगा, जाहिर है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उसके रिश्तों पर भी भयानक असर डालता है। और यहीं से हम अगले विषय पर आते हैं जिस पर समीक्षा काफी जोर देती है, शादी और भरोसा। हाँ, पति के साथ रिश्ते की बात हुई थी। मेविस और उसके पति जेरोड का रिश्ता कहानी के केंद्र में कसौटी बन जाता है। समीक्षा के शब्दों में उनके रिश्ते में विश्वास, झूठ, कितनी बातें एक दूसरे से छुपानी है, कितनी बतानी है, अपनी हदें कहाँ तय करनी है, ये सब मुद्दे इतने तनावपूर्ण हो जाते हैं कि वो लगभग जानलेवा महसूस होने लगते हैं। बाप रे। ये दिखाता है कि बाहरी और अंदरूनी दबाव मिलकर कैसे करीबी रिश्ते को भी तबाह कर सकते हैं। ये तो काफी इंटेंस लगता है। और समीक्षा में सोशल हॉरर बनाम सुपरनैचुरल हॉरर के घालमेल की भी बात थी। इसका क्या मतलब है? मतलब डर समाज से कैसे आ सकता है? मतलब ये कि डर सिर्फ किसी अनदेखी ताकत, भूत या चुड़ैल से ही नहीं आता। डर हमारे रोजमर्रा के जीवन से भी पैदा हो सकता है। कैसे? समाज के नियमों से, धार्मिक कट्टरता से, रिश्तों के बिगड़ने से। समीक्षा कहती है कि ये सामाजिक संरचनाएं, ये उम्मीदें, ये दबाव अपने आप में इतने भयानक हो सकते हैं कि उन्हें हॉरर कहा जाता है। ओह, और जो रेट है उसमें भी ज्यादा फर्क नहीं आया। मतलब जुम्मे को याद है जब मैं छोटा था तो उस टाइम पे जो भी रेट था उससे शायद 15 या 20 रुपए कुछ ऊपर नीचे हुआ होगा। अगर अपनी ड्रिंक भी लाने जा रहे हो, कुछ खाने के लिए भी जा रहे हो, आपको स्टेज पूरा बाकायदा दिख रहा है। You're not missing any part of the concert. किताब में अलौकिक डर तो है ही, लेकिन शायद उससे ज्यादा डरावना वो माहौल है जो इंसानी रिश्तों और सामाजिक दबावों से बनता है। अच्छा, तो ये सवाल उठता है कि ज्यादा डरावना क्या है, बाहर का अनदेखा दुश्मन या हमारे अपने समाज और मन के बनाए हुए जाल? बिल्कुल, यही सवाल समीक्षा उठाती है। ये किताब दोनों तरह के डर को मिला देती है, अलौकिक भी और सामाजिक या मनोवैज्ञानिक भी। इससे डर का अनुभव ज्यादा गहरा, ज्यादा सोचने पर मजबूर करने वाला बन जाता है। ये सिर्फ कूदने डराने वाला हॉरर नहीं है, ये बेचैन करने वाला हॉरर है। और एक आखिरी मुख्य विषय जिसे समीक्षा रेखांकित करती है वो है पहचान और आत्मस्वीकृति, यानी मेविस की अपनी पहचान की खोज। हाँ, पूरी कहानी एक तरह से मेविस की खुद को समझने और स्वीकार करने की यात्रा है। इतने सारे बाहरी हमलों और अंदरूनी संघर्षों के बीच वो असल में कौन है? हाँ। क्या वो अपनी जिंदगी पर, अपने फैसलों पर नियंत्रण पा सकती है? समीक्षा इसे एक बेहद जटिल, अक्सर दर्दनाक और उलझी हुई आत्मखोज की प्रक्रिया के रूप में देखती है। अच्छा। ये पाठक को सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपने ऊपर पड़ने वाले बाहरी दबावों, चाहे वो सामाजिक हों, धार्मिक हों या पारिवारिक, के बीच अपनी असली पहचान कैसे ढूंढते हैं और उसे कैसे बचाते हैं। ये पहचान की लड़ाई की कहानी है। ठीक है, तो ये तो हुए कहानी के गहरे मुद्दे और विषय। अब समीक्षा में किताब की कुछ खास ताकतों या अच्छी बातों का भी जिक्र होगा। क्या चीजें हैं जो इसे पढ़ने लायक बनाती हैं? हाँ, कई बातें हैं। सबसे पहले समीक्षा किरदारों की बनावट की तारीफ करती है। मोरो किरदारों को सिर्फ अच्छा या बुरा नहीं दिखाती। ग्रे कैरेक्टर्स। बिल्कुल, उनमें अच्छाई भी है, कमजोरियां भी हैं, वो गलतियां भी करते हैं। इससे वो ज्यादा असली और विश्वसनीय लगते हैं। खासकर मेविस का किरदार, जिसकी उलझने पाठक महसूस कर पाता है। और कहानी के माहौल के बारे में क्या कहा गया है, पेस वगैरह? समीक्षा कहती है कि कहानी में लगातार एक तनाव, एक बेचैनी बनी रहती है। पाठक को हमेशा एक अनिश्चितता की स्थिति में रखा जाता है। अच्छा। समीक्षा में एक जगह लिखा है कि ऐसा लगता है कि जब तुम्हें लगे कि अब सब ठीक है, तभी कोई खतरनाक मोड़ आ जाएगा। ये चीज पाठक को बांधे रखती है। हाँ, ये तो अच्छा है।
इसके साथ ही विषयों की गहराई भी इसकी एक बड़ी ताकत बताई गई है। ये सिर्फ सतही तौर पर डराने वाली कहानी नहीं है, नहीं। बल्कि धर्म, ताकत के गलत इस्तेमाल, मानसिक स्वास्थ्य, रिश्तों में नियंत्रण जैसे गंभीर मुद्दों पर सोचने का मौका देती है। और लिखने के अंदाज के बारे में कुछ? भाषा शैली? हाँ, समीक्षा भाषा शैली को भी एक प्लस पॉइंट मानती है। भाषा को तीखा, सटीक और साथ ही संवेदनशील बताया गया है। अच्छा। मतलब वो डर और खौफ को भी असरदार तरीके से बयां करती है, और मेविस के अंदर की कश्मकश, उसके दर्द और आघात को भी। ये शैली कहानी के भारी और डरावने माहौल को बनाने में मदद करती है। तो कुल मिलाकर काफी मजबूत पॉइंट्स हैं, लेकिन समीक्षा में जरूर कुछ कमजोरियां या चुनौतियों का भी जिक्र होगा। ऐसी क्या बातें हैं जो शायद कुछ पाठकों को पसंद ना आए? हाँ, कुछ चीजें हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए। पहली, कहानी की रफ्तार थोड़ी धीमी लग सकती है, खासकर शुरुआत में। स्लो बर्न मतलब? समीक्षा कहती है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि लेखक ने किरदारों के मनोविज्ञान, उनके अंदरूनी दुनिया और कहानी के माहौल को धीरे धीरे बनाने में ज्यादा समय लिया है। अच्छा। जिन्हें तुरंत एक्शन या तेज घटनाक्रम वाला हॉरर पसंद है, उन्हें ये शायद धीमा या उबाऊ भी लग सकता है। हाँ, ये स्लो बर्न वाली बात थोड़ी और समझाएंगे? मतलब एक्शन देर से आता है। हाँ, स्लो बर्न का मतलब ही यही है कि कहानी धीरे धीरे सुलगती है, तनाव धीरे धीरे बढ़ता है, किरदारों की मानसिक स्थिति परत दर परत खुलती है, माहौल गाढ़ा होता जाता है। अच्छा। सीधे टकराव या क्लाइमैक्स तक पहुंचने में वक्त लगता है। ये एक खास तरह की हॉरर शैली है जो माहौल और मनोविज्ञान पर ज्यादा ध्यान देती है, बजाय अचानक डराने वाले पलों के। समझ गई। और कोई संभावित कमी? दूसरी बात, जैसा हमने पहले भी जिक्र किया, अलौकिक तत्वों का धुंधलापन। ये जानबूझकर किया गया है, लेकिन ये हर किसी को पसंद नहीं आएगा। हाँ, ये तो है। ये तय करना मुश्किल रहता है कि जो हो रहा है वो वाकई बाहरी शक्ति का काम है या मैविस के दिमाग की उपज। समीक्षा मानती है कि ये अस्पष्टता कहानी को गहरा बनाती है, लेकिन कुछ पाठक शायद इससे खींच सकते हैं। खासकर वो जिन्हें कहानी के अंत में साफ साफ जवाब चाहिए होते हैं। अच्छा, ये भी एक नजरिए की बात है। और कुछ? समीक्षा एक और बात कहती है कि किताब का प्रचार और परिचय काफी दमदार और महत्वाकांक्षी है, जिससे पाठकों की उम्मीदें बहुत ज्यादा हो सकती हैं। अच्छा, हाइप। हाँ, हाइप। हो सकता है कि कुछ लोगों को कहानी उतनी असरदार या गहरी न लगे जितनी उन्होंने उम्मीद की थी। ये हमेशा एक जोखिम रहता है जब किसी किताब की काफी चर्चा हो। सही बात है। और एक व्यवहारिक चुनौती भी बताई गई थी, भाषा और संस्कृति की दूरी। हाँ, ये भी एक जरूरी नुक्ता है। मूल किताब अंग्रेजी में है और जाहिर है पश्चिमी संस्कृति, खासकर वहां के धार्मिक माहौल के संदर्भों में लिखी गई है। समीक्षा इशारा करती है कि हो सकता है कुछ धार्मिक या सांस्कृतिक बातें जिनका कहानी में गहरा मतलब हो, वो शायद हिंदी या किसी और गैर पश्चिमी पृष्ठभूमि वाले पाठक को पूरी तरह समझ ना आए। हाँ, या उन पर वैसा असर न डालें। बिल्कुल, जैसा मूल पाठकों पर डालते हो। ये अनुवाद या सांस्कृतिक अंतर की एक सामान्य चुनौती है जो ध्यान में रखनी चाहिए। तो कुल मिलाकर इस समीक्षा के आईने में देखें तो द बॉडी एक हिम्मत वाली और काफी उलझी हुई कहानी लगती है। ये सिर्फ चौंकाने या डराने के लिए नहीं लिखी गई है, नहीं, बल्कि पाठक को धर्म, समाज और मन के अंदर बैठे डर पर सवाल उठाने को उकसाती है। ये उन अनदेखी जंजीरों की बात करती है जो हमें बांध सकती हैं। बिल्कुल। समीक्षा का निचोड़ यही है कि ये किताब शादी, जाने पहचाने सदमों, बाहरी और अंदरूनी नियंत्रण के खेल और आखिरकार अपनी पहचान को तलाशने की मुश्किलों को एक डरावने चश्मे से देखती है। समीक्षा के हिसाब से ये उन पाठकों को ज्यादा पसंद आएगी जिन्हें सोचने पर मजबूर करने वाला सामाजिक और धार्मिक मुद्दों से जुड़ा हॉरर अच्छा लगता है। अच्छा। या जो इंसानी मनोविज्ञान की गहराइयों और सदमों के असर को समझने में दिलचस्पी रखते हैं। लेकिन अगर किसी को सीधी सादी तेज रफ्तार वाली हॉरर कहानी चाहिए जिसमें एक साफ विलेन हो और खूब एक्शन हो, हाँ, तो शायद उन्हें ये थोड़ी धीमी और कंफ्यूजिंग लग सकती है। हाँ, समीक्षा यही इशारा करती है। ये हर किसी के लिए नहीं है। ये एक हॉरर कहानी से ज्यादा है। ये एक मनोवैज्ञानिक पड़ताल है, एक सामाजिक टिप्पणी भी है। ठीक है, तो जाते जाते इस पूरी चर्चा और समीक्षा के आधार पर पाठक के सोचने के लिए कोई एक आखिरी विचार छोड़ना चाहेंगे? जरूर। एक सवाल जो इस समीक्षा को पढ़कर और किताब के बारे में सोचकर मन में आता है वो ये है, हाँ, अगर बाहरी दुनिया की अलौकिक या शैतानी ताकतें उतनी डरावनी नहीं हैं जितनी कि हमारे अपने मन के अंदर पल रहे डर, हमारे रिश्तों की उलझनें और समाज के बनाए हुए सख्त नियम, तो फिर असली नरक कहाँ है? किसी बाहरी दुनिया में मौजूद शैतान में
या खुद हमारे अंदर हमारी अपनी बनाई हुई जिंदगियों और समाजों में? बहुत गहरा सवाल है ये। हाँ, ये सवाल शायद किताब खत्म होने के बाद भी पाठक के साथ रह जाए।